जहाँ पर आपके ना का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर आपके हाँ का कोई मोल नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है अनूर्वी मेहरा और आप मुझे सुन रहे हैं हाय ऑन साहित्य पर। रेत की मछली के इस ऑडियो बुक में हम पहुंच गए हैं 5वें अध्याय पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चौथे अध्याय को आपकी स्मृति में थोड़ा सा वापस लाना चाहूँगी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि चूंकि कुंतल का परिवार शोभन से उसके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहा था, कुंतल एक कठोर कदम उठाने का फैसला लेती है और आत्महत्या करने का प्रयास करती है। मगर चूंकि उसे अपने घर के सामने खड़े हुए शोभन दृष्टि में दिख जाते हैं तो वह उस क्षण से जीवित बाहर निकल आती है। लेकिन उसका हठ नहीं टूटता। उसके परिवार वाले यानी उसके माता पिता उसे समझाने की मनाने की कोशिश करते हैं और उसके पिता उसे ये भी चेताते हैं कि हो सकता है कि शोभन की रुचि कल को किसी और में भी हो जाए। इस पर कुंतल जवाब देती है कि यदि ऐसा हो भी जाएगा तो वह घर लौटकर नहीं आएगी। अंततः उसकी जिद के कारण उसके जीजाजी, होने वाले जीजाजी को घर बुलाया जाता है। उनसे चर्चा की जाती है कि आगे क्या किया जाए। तो वे कहते हैं कि शोभन एक जाने माने साहित्यकार हैं और वे निजी तौर पर उन्हें जानते हैं, तो उन्हें मिलने में कोई हर्ज नहीं है। और यदि कुंतल ने कोई और गलत कदम उठा लिया तो फिर हम क्या ही कर पाएंगे। इस पर कुंतल के पिताजी मान जाते हैं और वे शोभन से एक बार मिलने का फैसला करते हैं। मगर जब वे शोभन से मिलते भी हैं तो भी वो कुंतल को समझाने दौड़ पड़ते हैं कि अभी भी रुक जाओ, समय है। लेकिन उनका रोकने का तरीका होता है कि वे उसका गला दबाने को दौड़ पड़ते हैं। तो अंततः होता यही है कि कुंतल की बात मानी जाती है, उसके माता पिता रह जाते हैं और शोभन का विवाह कुंतल से हो जाता है। लेकिन इस बीच एक दुर्घटना ये घटती है कि क्योंकि आनंद दंपत्ति को कुंतल के विवाह में नहीं बुलाया जाता, कुंतल इसके प्रति आत्मग्लानि महसूस करती है और सोचती है कि उसे क्षमा मांगने के लिए उनके पास जाना चाहिए। और जब वह जाती है तो पाती है कि केवल आनंद साहब वहाँ हैं और आनंद साहब एक नीच कोटि के व्यक्ति होने का प्रमाण देते हैं और एकांत का गलत फ़ायदा उठाते हैं और कुंतल के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। लेकिन कुंतल किसी तरह बचकर निकल आती है। लेकिन इससे होता ये है कि वह अपने विवाह की पूरी ड्यूरेशन में खुश नहीं हो पाती, वह सदमे में ही रहती है। और विवाह की पहली रात ये बात वह शोभन से साझा करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन अपनी कहानी सुनाने के बाद अंत में वह पाती है कि शोभन उस कमरे में नहीं है। अब हम आते हैं 5वें अध्याय पर। 5वें अध्याय को मैं आपको 2 भागों में सुनाऊंगी, एक भाग अभी और अगला भाग अगले हफ्ते। इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित करने का मेरा जो निर्णय है उसका कारण मैं आपको अगले अध्याय के अंत में बताऊंगी। तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं 5वें अध्याय का पहला भाग। ओस के नन्हे नन्हे मोती घास पर गुथे हुए हैं, जैसे रजत चूर्ण बिखेर दिया गया हो। कितना अच्छा लगता है नंगे पांव इन मोतियों पर चलना। लेकिन शीतल मोतियों पर पांव पड़ते हैं और फिर सहसा ऐसे लगता है जैसे वह नन्ही नन्ही घास एक अछोर जंगल में बदल गई हो और मैं उसमें खो गई हूँ। एकाकीपन के भय से मैं कांप जाती हूँ और ऐसा लगता है जैसे वह वन्य पशु मेरे पीछे आ रहा है। शोभन! मैं आतंकित होकर इन्हें आवाज देती हूँ। क्या बात है कुंतल? शोभन आतुर होकर पूछते हैं। मेरी चेतना सहसा लौट आई थी। एक क्षण की उस मूर्छा के कारण ठंडा पसीना मेरे चेहरे पर उभर आया था। शोभन ने बहुत प्यार से पसीना पोंछा और कहा, पगली, आतंक से तो लड़ा जाता है, ना कि उसे बसाए रहा जाता है। आओ, उठो, देखो, धूप निकल आई है। कल जो पौधे तुमने फुलबगिया में लगाए थे वे रात भर की ओस से हरे हो गए हैं। स्नेह स्पर्श ने आतंक के बादल काट दिए। न जाने कितनी तरह के पौधे शोभन ने सहेज रखे थे। वह नन्ही सी फुलबगिया रंगों का एक उपवन थी। बेला, चमेली, सोनजूही, पंसुतिया और जाने कितने पौधे। सहसा शोभन चौंके और संकुचित हो उठे। धीरे से बोले, अरे बहुत गड़बड़ हो गया, कोई आ ना जाए, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा।
एक क्षण के लिए मैं समझ न पाई कि बात क्या है, और फिर जैसे ही बात समझ में आई, एक लज्जा भरी पुलक मेरे रोम रोम में दौड़ गई। शोभन की सफ़ेद कमीज़ पर बाईं ओर सीने पर सिंदूर का एक दाग था। रक्ताब होकर शोभन मुस्कुराए और बोले, रहने भी दो, मैं नहीं बदलता कमीज़, कोई देख भी ले तो क्या होगा। मेरे रोम रोम में पुलक भर गई थी और चेहरे पर जैसे गुलाल पुत गया था। एक नन्ही गोरैया चमेली की लतर से एक पतली शाखा को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शोभन ने चाहा कि उसे उड़ा दें, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उसे ले जाने दो शोभन, वह भी तो अपना नन्हा सा घर बसाएगी। छोटे से औजार से शोभन फूलबगिया के पौधे की मिट्टी नरम करने लगे। मैं गुलदस्ते के लिए कुछ फूल और टहनियाँ चुन लेना चाहती थी, तभी मेरी उंगली में कुछ चुभ गया। सुगंधित फूलों के बीच वहाँ एक गंदी झाड़ी सी उगाई थी। उस झाड़ी में फूलों के बजाय कांटे ज्यादा थे। शोभन, तुमने लगाया है ये पौधा? कितने जोर से कांटे चुभ गए इसके, देखो आकर इधर। मैंने उन्हें पुकारा। वे उत्सुक होकर उधर आए और उसे झाड़ी को देखकर बोले, नहीं, ये तो अपने आप उगाई है। तो इसे उखाड़ फेंको शोभन, देखो इसका कांटा कितनी जोर से मेरी उंगली में चुभ गया है। शोभन ने मेरी उंगली अपनी उंगलियों में ले ली। उंगली के सिरे पर रक्त की हल्की सी बूंद चमक रही थी। शोभन ने उंगली को चूम लिया। इस जंगली लतर को उखाड़ कर फेंक दो शोभन, उसने उगते ही हाथ बींध कर रख दिया। शोभन ने मिट्टी नरम करने वाला औजार उस जंगली पौधे की ओर बढ़ाया और फिर सहसा रुक गए। मैंने पूछा, क्यों? तुम रुक क्यों गए शोभन? कुछ नहीं कुंतल, ये पौधा अवांछित तो है, पर मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हो शोभन? पहले से उखाड़ दो। शोभन ने उस पौधे को निर्ममता से उखाड़ कर दूर फेंक दिया। मैंने उन्हें टोककर पूछा, तुम उसे उखाड़ने में संकोच क्यों कर रहे थे? बात यह है कुंतल, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, वह भी प्रकृति की एक देन है। घर के अंदर अपरिचित गौरैया आ बैठती है तो हम उसे मार तो नहीं देते। मानवीय तर्क से मैं निरुत्तर हो गई, किंतु भावनाएं कह रही थी कि ये सब कुछ अप्रिय था। बल्कि मुझे लग रहा था कि उस जंगली पौधे का वहाँ उगना और उसके कांटे चुभ जाना एक मनहूस घटना थी। शोभन ने कई लतरें बारजे से डोरी लटकाकर बांध दी। लतरें उन डोरियों के सहारे बारजे तक चढ़ आएंगी और उनके लाल सफ़ेद फूल नीले कमरे में झांक झांक कर सुगंध की मुट्ठियाँ बांध बांध कर फेंकेंगे। पूरे 2 घंटे उस फूलबगिया में बीते। पौधों के पीले पत्ते साफ करके मिट्टी मुलायम की गई और हम दोनों ने मिलकर पौधों को सींचा। शोभन को अब तैयार होना था। विश्वविद्यालय जाने के लिए उत्साह के साथ चुनकर उनके कपड़े निकाले, सावधानी से उनके बटन वगैरह देखे और उनके नहाने का पानी गर्म रख दिया। मेरे हाथ से तौलिया लेकर वे बाथरूम की ओर मुड़े, फिर रुक गई। शरारत भरे स्वर में बोले, कुंतल इधर आना जरा। जैसे ही मैं उनके निकट गई, उन्होंने तौलिए का फंदा मेरे ऊपर डालकर अपनी ओर खींच लिया। मैंने सहम कर कहा, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। सहसा द्वार पर आवाज आई, शोभनदा, शोभनदा। शोभन ने चौंक कर तौलिया अलग कर लिया और 2 कदम पीछे हट गए। वह मीनल थी। अंदर आते आते सहसा लजाकर बाहर चली गई। शोभन ने अचकचाकर उसे पुकारा। मीनल अंदर आई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। उसने हिचकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं यूं ही आ गई, कोई काम नहीं था। वाह, ये भी कोई बात होती है? तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं नहा लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा आप चले ना गए हों। अभी से कैसे चला जाता, आज तो क्लास देर से होती है। खैर तू बैठ, फिर साथ साथ चलेंगे। शोभन बाथरूम गए ही थे कि माँ जी आ गई। मैंने लजाकर आंचल सिर पर खींच लिया। माँ ने ध्यान से मेरे माथे की ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों में स्नेह का सागर उमड़ आया। वे बोली,
बहू, तू कपड़ा तो बदल ले। मीनल भी क्या सोचेगी कि माँ अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती। मैं कपड़े बदलने ऊपर चली आई। तन मन में मान भरा हुआ था। पशु का आतंक धुल चुका था और सुख संतोष का सरोवर भर गया था। कामिनी के फूलों की सुगंध नीले कमरे में अभी भरी हुई थी। पलंग के पास की नन्ही मेज पर मखमली जिल्द वाली किताब आधी खुली हुई उल्टी रखी थी। पलंग के पास आई तो एक क्षण के लिए कामिनी के गंध में खो गई। पलंग पर बिछी हुई आसमानी चादर मन के आलोड़न की तरह लहरों से भरी हुई थी। सहज प्रतिक्रियावश हाथ आगे बढ़े कि उन लहरों को समतल कर दिया जाए, पर रुक गए। चादर पर कामिनी के फूल जहाँ तहाँ बिखरे थे। उनकी उज्ज्वलता धुंधली पड़ गई थी और पंखुड़ियों के कोरों पर पीला कत्थई रंग चढ़ गया था। फूल बटोर कर अंजुलि से भर लिए। अंतस में रेशमी गुदगुदी सी भर गई। फूल एक लघु कथा के ऐसे अक्षर थे जिनका उपयोग हो चुका था। उन्हें कामनाओं के जिस आवेग ने मसला था, उसकी कथा उन फूलों में अभी उनकी गंध की तरह शेष थी। फूल फेंके नहीं गए। उन्हें सावधानी से नन्ही सी मेज पर रख दिया, जहाँ वह मखमल से मढ़ी किताब आधी खुली पड़ी हुई थी। माथे पर उसने होठों की गुलाबी आँख का स्पर्श किया। वह गुलाबी स्पर्श नसों को गुदगुदा गया। मैं क्षण भर को अपने आप को भूल गई। मेरे रेशमी परिधान को गुदगुदाते हुए स्पर्श, वक्ष में समाती हुई अलभ्य गरमाई और उसका जादू मुझ पर छा गया। अंग अंग में सुबह की शबनम भरने लगी। उनके माथे पर उतर आए बालों में उलझी हुई उंगलियां। खुले पृष्ठ के ये शब्द मैंने अपने आंचल में समेट लिए। सहसा मुझे याद आया कि मुझे कपड़े बदलने हैं। भावुकता के लोक से यथार्थ की ओर लौटकर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उलट पलट कर देखा। नीले रंग की ही एक साड़ी निकालकर पहने हुए कपड़े बदलने लगी। साड़ी उतार कर पलंग पर किसी वृक्ष से छूटी हुई लता की तरह रखने के बाद मैंने सहम कर लज्जावश आसपास देखा। वहाँ कोई नहीं था। बालकनी के दरवाजे के बाहर फैली जूही की लता का एक नन्हा अंकुर जैसे शरारत से अंदर की ओर झांक रहा था। मेरे ठीक सामने उर्सी हुई चादर वाले पलंग के उस पार नन्ही सी ड्रेसिंग टेबल का दर्पण मुझे घूर रहा था। संकोच की एक लहर मेरी शिराओं में दौड़ गई। अंदर की ओर के दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा चुपचाप स्थिर प्रहरी जैसा निसंग लग रहा था। दूसरी साड़ी की तह मैंने सावधानी से खोली और उसका आंचल कंधे पर ले लिया। एक बार मन में आया कि दर्पण के सामने से हट जाऊं। दर्पण पराया न होकर जैसे मेरे एकांत का साक्षी था। कंधे पर पड़े आंचल के नीचे जो कुछ अनावृत हुआ, उसकी स्निग्ध धवलता में नन्हे नन्हे दो नील स्मृति चिन्ह किसी शरारत की तरह मुझे गुदगुदा गए। बाएं कंधे के नीचे बने हुए दो नील चिन्ह दो पल के लिए मैं आसक्त आंखों से देखती रह गई। तभी मैं चौंक कर लगभग चीख पड़ी। साड़ी का वह जीना आरक्षण कंधे पर से खिंचता हुआ दूर चला गया। दो बाहों ने मुझे घेर लिया। किसी गौरैया की तरह मैं तड़पी, लेकिन बाहों से छूट नहीं पाई। वे बाहें शोभन की थीं। उन्होंने मुझे खींचकर चूम लिया। मेरा चेहरा आरक्त हो आया। लालच भरी स्निग्ध आंखों से उन्होंने मुझे देखा। मैं संकोच से काँप भर रही थी कि उन्होंने उरोजों की संधि के बीच एक चुंबन अंकित कर दिया। बाएं हाथ से मुझे संभाले हुए उन्होंने दाहिने हाथ की तर्जनी से उन नील चिन्हों को बड़े प्यार से छुआ और होठों ही होठों में बोले, विहाय सा हार महार निश्चया विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंधम बालारुण बभ्रुवल्कलम पयोधरोत्सेद विशीर्ण संहते। कालिदास की पार्वती ने कठोर वल्कल से चिन्ह बना लिया था। तुमने ये चिन्ह कैसे बनाया कुंतल? शोभन ने कहा और मेरी ओर झुकाए।
मेरे होठों में कंपन हुआ, लेकिन लज्जा भरे शब्द कंठ से बाहर नहीं आए। शोभन ने मंद स्वर में फिर कहा, ठहरो, नील चिन्ह केवल एक ओर ही अच्छे नहीं लगेंगे, इन्हें दूसरी ओर भी उभर आने दो। उनका चेहरा मेरे कंधे के करीब आया, उनके होठों का स्पर्श हुआ और फिर सहसा एक चीत्कार मेरे होठों से बरबस ही फूट गया। शोभन ने दूसरे कंधे के नीचे भी वैसे ही चिन्ह अंकित कर दिए थे। मैं खड़ी नहीं रह पाई, उनकी बाहों में लता की तरह झूल गई। मुझे लगभग उठाकर उन्होंने सलवट भरे उस पलंग पर डाल दिया। कामनाओं के उस जंगल में पक्षियों का एक जोड़ा भटक गया। निकटता के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं था। विवश ही दो शरीर आवेग के उस सरोवर में डूब डूब गए। हल्की सी हवा का एक झोंका बाहर बालकनी की ओर से जैसे एक थपकी दे गया। चौंक कर शोभन अलग हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मेरी ओर देखकर वो फिर मुस्कुराए। जब मैं नीचे आई, लाज के वे रक्ताब बादल चेहरे पर घिरे हुए थे। प्रयत्न के बाद भी मैं सहज नहीं हो पाई। मीनल नीचे फुलबगिया में थी। उसके पास जाने के पहले एक बार फिर अपनी लाज को समेटना पड़ा। निकट पहुंची तो पाया कि मीनल बेले और गुलाब की झाड़ियों के बीच उगे उस कांटेदार जंगली पौधे को घूर रही थी। अरे ये ऐसे ही उगाया मीनल, जाने कितनी बार मैंने उसे उखाड़ कर फेंका, लेकिन ये फिर वहीं उगाता है, मैंने कहा। मीनल हंसने लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है। शोभन तैयार होकर बाहर आ गए। उन्होंने आवाज़ दी, आओ मीनल, चलें, बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी ना। शोभन मेरी ओर हल्के से मुस्कुराकर चले गए। मीनल भी चली गई। मैं बेले और गुलाब के बीच उगे उस जंगली पौधे को घूरती खड़ी रह गई। हवा और धूप से बेखबर उलझी हुई उन झाड़ियों के बीच उगा यह कांटेदार जंगली पौधा मेरे दिमाग से उतरता नहीं। कमरे में बेला, चमेली और जूही के फूलों की गंध भरती है, तो साथ ही उंगली में जहाँ उस जंगली पौधे का कांटा चुभा था, वहीं एक टीस पैदा होती है। बेला और गुलाब की उलझी हुई शाखाओं के बीच ये गलत पौधा बार बार उग आता था। कितनी बार मैंने उसे उखाड़ कर फेंका था। मुझे ऐसा लगता जैसे वह पौधा धूर्त और ज़िद्दी हो गया था। शोभन से शिकायत करती तो वह मुस्कुरा उठते थे, और मन में कभी कभी आशंका उठती है कि उस पौधे के उगने के जिम्मेदार शोभन हैं। शोभन शाम को बहुत देर से लौटे तो थके हुए भी थे। पता चला कि सारे दिन व्यस्त रहे थे। उनका सिर भी कुछ भारी था। खाना खाने के बाद लेटे तो मैंने देखा कि उनकी मुस्कुराहट में क्लांति है। कितनी मेहनत करते हैं, मैंने मन में सोचा, और धीरे धीरे उनका सिर सहलाने लगे। अचानक उन्होंने कहा, मीनल के भाई की शादी है लखनऊ में, उसने निमंत्रण दिया है, दोनों को बुलाया है। मैं सोचता हूँ तुम हो आओ। और तुम? कुंतल, मैं बहुत व्यस्त हूँ, एक पत्रिका का विशेषांक संपादित करना है, उसे छोड़ नहीं सकता। वहाँ जाऊँगा तो कई दिन बर्बाद हो जाएंगे। तुम चली जाओ, ऐसी क्या बात है? नहीं, ये नहीं हो सकता शोभन, मैं अकेले नहीं जा सकती। किंतु दूसरे दिन मीनल स्वयं आ धमकी। मैंने जब उससे कहा कि शोभन नहीं जाएंगे इसलिए मैं भी नहीं जा सकती, तब वह उदास हो आई। भागती हुई शोभन के पास पहुंची। अंततः शोभन और मीनल दोनों जीते। मीनल के निमंत्रण पर केवल मुझे ही जाना होगा, शोभन ने निर्णय किया। शोभन का निर्णय था, उसे टाला नहीं जा सकता था, या ये कहूँ कि टालने का साहस न बटोर सके। बेमन दो चार कपड़े एक छोटी सी अटैची में रखे, तैयारी में मन नहीं लगा। कभी घर इनको अकेले छोड़ा नहीं था, मन थोड़ा छोटा होने लगा। हार कर दोबारा शोभन के पास गई। मैं तुम्हारे भी कपड़े रख रही हूँ, एक दो दिन के लिए चलना क्या मुश्किल है? थोड़ा चेंज हो जाएगा, तुम हो आओ, बात मानो, उन्होंने दृढ़ होकर कहा। इस दृढ़ता का अर्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आया। मन उदास हो गया। भारी मन से मैंने कहा, फिर रहने दो शोभन,
मैं भी नहीं जाती। उनका निर्णय नहीं टला, मेरा टल गया। रात को लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर बैठाने के बाद प्लेटफॉर्म की भीड़ में दूर होते जाते शोभन के हिलते हुए रुमाल को मैंने देखा तो जाने कैसा कैसा लगने लगा उड़कर उस रुमाल को छू लूं। लेकिन ट्रेन हिलते हुए रुमाल वाले उस जाने पहचाने प्लेटफॉर्म से बाहर लाल पीली हरी बत्तियों से भरे अंधेरे में निकल आई। बहुत देर तक शहर की दूर होती जाती बत्तियां और वे लाल पीली हरी रोशनी के धब्बे धूमिल पड़ते देखती रही। एक बार ऐसा भी लगा जैसे अंधेरे के दूर होते हुए ज्योति बिंदुओं में कोई अर्थ, कोई संकेत भी है, लेकिन वह संकेत पढ़ा नहीं जा सका। शहर से बाहर अनजाने अंधेरे में भागती हुई ट्रेन की एक रस गति में जाने कैसा उदास संगीत था। खिड़की से हटकर मैं फिर डिब्बे के अंदर सीमित जीवन में डूब गई। मीनल ने मुझे देखा तो भावावेश से लिपट गई। फिर उसने पूछा, शोभनदा नहीं आए? मैंने जो उत्तर दिया वह संभवतः उसने सुना नहीं। शादी से भरे पूरे परिवार की भीड़ में उस समय मैंने उतने ध्यान से मीनल का चेहरा नहीं देखा था, किंतु अब सोच सकती हूँ कि औपचारिकता की उस परत के नीचे मीनल के चेहरे पर अवश्य ही कुछ विशेष रेखाएं उभरी होंगी। एक नौकर को सामान उठा लेने का आदेश देते हुए मीनल बोली, मैं तो कल से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। चलो देर से सही, आ तो गई। शोभनदा भी आ जाते। वह सारा दिन व्यस्तता में बीता। विवाह की रस्में निभाई जाती रहीं और गाने बजाने से लेकर हंसने खाने का सारा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मीनल ने बिल्कुल एकांत कमरे में मेरे सोने का प्रबंध किया था। एकांत में आते ही बीतने वाले क्षणों की अवधि लंबी हो गई। बार बार उनकी बाहों का कसाव याद आ जाता। नीले कमरे में झांकती हुई रात रानी की टहनी आंखों के सामने तैर जाती। कब सोई ये पता नहीं। दूसरे दिन अभी नहाकर मैंने कपड़े बदले ही थे कि मीनल पुलक से भरी हुई अंदर आए। कुंतल, बोलो मेरे हाथों में क्या है? जाने कितने अनुमान लगाए लेकिन सब गलत। सच तो ये है कि यदि एक भी अनुमान मैं ठीक लगा सकी होती तो ये कथा किसी और ही रूप में लिखी गई होती। बहुत खिजाने के बाद मीनल ने मुझे जो दिया उसका अनुमान सचमुच में नहीं लगा सकती थी, और यही कारण है कि उसे पाकर मुझे गहरा सुखद आश्चर्य हुआ था। वह शोभन का पत्र था। संभवतः उसी रात लिखा गया था जिस रात मैंने प्लेटफॉर्म पर लगातार दूर होता हुआ उनका रुमाल देखा था। मुझे लगा जैसे वह रुमाल ही उड़ता हुआ हाथों में आ गिरा हो। मीनल को उसी क्षण किसी ने नीचे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सहज एकांत अनायास ही मिल गया। बहुत शुक्रिया यह अध्याय पूरा सुनने के लिए। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि जैसा कि मैंने आपसे अध्याय की शुरुआत में कहा था कि जहाँ आपके ना का सम्मान नहीं होता वहाँ आपके हाँ का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि ना कहना और ना सुना जाना ही वह चीज़ होती है जो आपको रिलेशनशिप में फ्रीडम देती है। यानी अगर आप ना कहेंगे और उसे माना नहीं जाएगा तो फिर आपका हाँ कहने का भी क्या ही अर्थ रह गया है ना? क्योंकि आप हाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका ना नहीं सुना जाएगा, ना माना जाएगा, तो वो हाँ भी बेमन हो जाता है। एंड ये चीज़ शोभन के व्यवहार में देखने को मिलती है कि कुंतल उसे बार बार कोई चीज़ कहती है। वो कह रही है कि उसे लखनऊ नहीं जाना है, नहीं जाना है, आप भी चलिए, 2 दिन की बात है, लेकिन शोभन झुकते नहीं हैं। शोभन मना ही करते रहते हैं और अंततः वही ही जीतते हैं। शोभन की बात टलती नहीं है। और ये अभी ही नहीं हुआ है। याद कीजिए जब पहला अध्याय हमने पढ़ा था और शोभन की माँ अपना घर नहीं बदलना चाहती क्योंकि वो एक पैतृक घर होता है, उनकी यादें जुड़ी होती हैं, तब भी यही पंक्ति लिखी गई थी कि शोभन की बात नहीं टलती, शोभन अपनी बात मनवा कर रहते हैं। तो ये एक तरीके की कठोरता मैं कहना चाहूँगी, इसे एक दृढ़ता नहीं है, कठोरता है, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में झुक जाना आपका बड़प्पन दिखाता है।
यदि कोई चीज़ बार बार आपके साथी को परेशान कर रही हो और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी ना को नहीं मान रहे हैं, तो मुझे लगता है दिस इज़ अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ये निरादर है अपने पार्टनर की जो भी इंटेंशंस हैं या ओपिनियंस हैं उसका। और ये चीज़ हम लतर के एग्ज़ाम्पल में भी देखते हैं कि कुंतल को उससे नुकसान पहुंचा है, उसकी उंगली में से खून निकलने लगा है, और वो ये भी कहती है कि मैं बार बार शोभन से ये कहती हूँ कि आप इसे उखाड़ कर फेंक दीजिए, तो शोभन हंस देते हैं, विच आई ऑल्सो फाइंड इज़ अ सटल साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और स्पेशली जब वो हमारे पार्टनर होते हैं, तो हमें ये लगता है कि इनकी खुशी के जितने भी कारण हैं हम उनकी भरमार कर दें इनके जीवन में, और इनको दुख देने वाले, दर्द देने वाले जितने भी कारण हैं वो हम अपने ऊपर ले लें, कि इनको कोई भी चीज़ कष्ट नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन दोनों चीज़ें, लखनऊ अकेले जाना और उस लतर का होना, दोनों चीज़ें कुंतल को कष्ट दे रही होती हैं, लेकिन शोभन या तो उसको हंसकर टाल देते हैं या फिर उसकी ना को नहीं मानते, अपनी बात मनवा कर छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बचपना है एक तरीके का, कि नहीं मेरी बात ही मानी जानी चाहिए। आई थिंक इफ़ वी आर एबल टू forego what we want for what our partner wants, that's a sign of a mature relationship, of a mature person in a relationship, जो कि इस चैप्टर में तो नहीं मिला। तो ये मुझे थोड़ी कमी लगी ऑन द पार्ट ऑफ शोभन। और इस चैप्टर में हमने देखा कि मीनल भी है, एक चरित्र है शोभन के जीवन का, जो कि उनको भैया कहकर पुकारती है, शोभन दा कहती है, और कभी कभी उनके साथ यूनिवर्सिटी जाती है, और उनके भाई की शादी के लिए कुंतल को भेजा गया है। अभी मीनल की इतनी ही बात करते हैं, अगले अध्याय में हम देखेंगे। मीनल भी एक तरीके से मिरर करती है शोभन का एक रिएक्शन, कि जब जब कुंतल बताती है कि ये लतर बार बार उगाती है, तो मीनल भी हंस देती है। एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने नोटिस की थी। चलिए, अब इस अध्याय का जो पूरा डिस्कशन है वो हम इसके अगले भाग के बाद ही डिस्कस कर पाएंगे। अभी के लिए इसे इतना ही रखते हैं, और अगेन कि मैंने इसे 2 भागों में क्यों विभाजित किया वो भी मैं आपको अगले अध्याय के अंत में ही बताऊंगी। अभी यहाँ तक सुनने के लिए, पूरा अध्याय करने के लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी, और अब हम आपसे मिलेंगे 5वें अध्याय के अगले भाग में अगले हफ्ते। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी एंड कांता भारती जी। अंटिल अगली बार, स्टे हाई ऑन साहित्य।